नमस्कार, मैं डॉक्टर अम्बरीश त्रिपाठी, सहायक प्राध्यापक हिंदी। आज वैज्ञानिक तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुवाद विषय पर अपनी बात रखूंगा। वैज्ञानिक तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी, ये तीन पद हैं और तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। वैज्ञानिक अर्थात विज्ञान से संबंधित, अर्थात आविष्कार या खोज जो विज्ञान के क्षेत्र में होते हैं उनसे संबंधित ज्ञान साहित्य। तकनीकी अर्थात जो वैज्ञानिक आविष्कार होते हैं उनकी तकनीकी क्या है, उनकी प्रक्रिया क्या है, उसकी प्रविधि क्या है, उसकी विस्तार से जानकारी इस क्षेत्र में की जाती है। और प्रौद्योगिकी अर्थात वह जो आविष्कार हुआ था, जिसकी प्रविधि खोजी गई थी, तकनीक बनाई गई थी, उसे हम कैसे सरल, सस्ता और ज़्यादा से ज़्यादा लोक प्रयोजन हेतु, व्यवहार हेतु योग्य व्यवहारिक रूप प्रदान करने की जो प्रक्रियाएं हैं, कि जो कार्य हैं महत्वपूर्ण, वो प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसको समझना होगा तो हम यूँ समझ सकते हैं कि जैसे कंप्यूटर की खोज वो एक वैज्ञानिक आविष्कार था। उसकी प्रक्रिया और जब कंप्यूटर की खोज हुई थी तो वो लगभग एक बहुत बड़े रूम के आकार का एक कंप्यूटर बना था। उसकी संचालित करने का ढंग, उसकी प्रक्रिया, प्रविधि, उसकी तकनीक, ये सब टेक्निक या तकनीक के अंतर्गत आते हैं। तथा कंप्यूटर को तमाम परिशोधन के बावजूद, प्रसंस्करण के बाद किस प्रकार से हम मोबाइल के रूप में या लैपटॉप के रूप में या अति सूक्ष्म, सस्ता, सरल, कहीं भी वहनीय और लोगों के लिए व्यवहार उपयोगी बनाने की जो प्रक्रिया है वो प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आती है। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान जो समय है वह उस समय में अनुवाद मनुष्य के जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में अपनी पहुंच बना चुका है। यह अनुवाद के विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। आज हम विश्व में देखते हैं कि किसी भी देश के विकास और प्रगति का जो मानक है, मापदंड है, उसमें उसके वैज्ञानिक एवं तकनीकी और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हुए विकास की प्रमुख भूमिका निर्धारित होती है। इसीलिए विश्व के संपूर्ण देश इन क्षेत्रों में विकास के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा, परस्पर होड़ लगाए हुए हैं। आज इसको हम और अच्छे से समझने के लिए वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना के संदर्भ में देख सकते हैं कि किस प्रकार एक बीमारी एक जगह पैदा हुई, लेकिन वह धीरे धीरे फैलते फैलते आज विश्व के बहुत सारे देशों तक पहुंच चुकी है। अब उसका इलाज, उसकी रोकथाम, उसके उपचार का ढंग, उसके लक्षण, ऐसा नहीं है कि जिस देश में वो बीमारी पहुंची तभी उसका लक्षण ढूंढा गया, उसके उपचार का तरीका ढूंढा गया या उसके एहतियात के नियम बनाए गए। बीमारी शुरू होने के साथ ही विश्व के अधिकांश देशों में इस बीमारी से संबंधित सूचनाएं भी प्रसारित होने लगीं। वो सूचनाएं मूलतः चीनी भाषा में, मैंडारिन में बनी थीं, चीन की जो भाषा है मैंडारिन, लेकिन वह इटली, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, भारत जैसे
सैकड़ों देशों तक वह सूचनाएं अलग अलग भाषाओं में अनुदित होकर पहुंची। आज हम सभी नाम सुनते हैं क्वारंटीन सेंटर। दरअसल क्वारंटीन एक इटली का शब्द है, इतालवी भाषा का शब्द है, लेकिन आज अनुवाद के माध्यम से वह सभी देश की भाषाओं तक पहुंच चुका है। प्रायः उसको उसी रूप में अपना लिया गया है। इस पर हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार शब्दों को, पारिभाषिक शब्दों को विज्ञान के संदर्भ में, प्रौद्योगिकी के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं, कोई भी विश्व में जो नए नए वैज्ञानिक आविष्कार होते हैं, वो उस विश्व की, उस देश की, जिस देश में वैज्ञानिक आविष्कार होता है उसी की भाषा, उसी देश की भाषा में होता है। चाहे वो फ्रेंच हो, जर्मन हो, हिब्रू हो, इज़राइल की भाषा, इज़राइल आविष्कार के मामले में बहुत आगे देश है, जापान हो, चीन हो, रूस हो, कोरिया हो या भारत हो, ये उसी भाषाओं में, उसी देश की भाषाओं में इनके शोध, वैज्ञानिक शोध सामग्री, इनकी टेक्निक, इनकी प्रक्रिया, तकनीकी प्रसारित होती है। और फिर प्रौद्योगिकी का जो क्षेत्र है वो भी उसी देश की भाषा में निर्मित होता है। लेकिन बाद में कैसे वह दूसरे देश की भाषाओं में पहुंचता है। मार्कोनी ने अपने आविष्कारों को इतालवी में प्रकाशित किया। मैरी क्यूरी ने पोलिश भाषा में प्रकाशित किया। इलेक्ट्रॉनिक्स की तमाम सामग्री, तमाम वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी जापान में प्रकाशित हुई। प्रत्येक देश सभी प्रकार के आविष्कार नहीं कर सकते, इसीलिए ऐसे देश विदेशी भाषाओं के वैज्ञानिक सामग्री का अपनी भाषा में अनुवाद कर लेते हैं। अनुवाद के माध्यम से ही उनके ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में भी उपलब्ध हो सके हैं। आज डिस्कवरी चैनल, नेशनल जियोग्राफी, प्लैनेट और विभिन्न साइंस के चैनल हैं जो हम अलग अलग भाषाओं में देखते हैं। अनुवाद के माध्यम से इनका ज्ञान पहुंचता है। किसी भाषा का वैज्ञानिक साहित्य अनुवाद के माध्यम से ही समृद्ध हो सकता है, क्योंकि अनुसंधान किसी एक भाषा या देश में नहीं होते, वरन विभिन्न भाषाओं और विभिन्न देशों में होते हैं। वैज्ञानिक साहित्य के अनुवाद में स्रोत भाषा की जो सामग्री होती है उसको लक्ष्य भाषा में ईमानदारी से प्रस्तुत करना होता है। ईमानदारी से आशय है कि तथ्यात्मक अशुद्धि या भ्रांति की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, तथ्यपरक होना चाहिए। विज्ञान हमेशा यथार्थ और तथ्य को मान्यता देता है, कल्पना की गुंजाइश नहीं होती है। वैज्ञानिक साहित्य में सामान्य अर्थवाची शब्द कम रहते हैं, सर्वाधिक पारिभाषिक और तकनीकी शब्दावली ही रहते हैं। तकनीकी शब्दों के साथ समस्या यह है कि उन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार नए नए पर्यायवाची शब्दों से अनुदित नहीं कर सकते हैं। हमें लक्ष्य भाषा के वैज्ञानिक ग्रंथों या तकनीकी शब्दकोशों में दिए गए पर्यायवाची तकनीकी शब्दों का प्रयोग ही करना पड़ता है। विज्ञान के प्रसार में अनुवाद की भूमिका बहुत प्राचीन समय से महत्वपूर्ण स्थान पर रही है। ये केवल, जैसे कि हम जानते हैं कि शून्य का जो आविष्कार है या दशमलव प्रणाली की खोज है वो भारत में ही हुई थी। आर्यभट्ट जैसे ज्योतिष विज्ञानी हुए, या सुश्रुत, चरक, ये जो आयुर्विज्ञान के आचार्य हैं, इन्होंने भारत को जो चिकित्सा संबंधी ज्ञान दिए, या नाट्यशास्त्र पर जो पहली प्रामाणिक पुस्तक है भारत में लिखी गई, ये विदेशों में पहुँचे विभिन्न भाषाओं से होते हुए। ऐसे ही विभिन्न भाषाओं का ज्ञान हमारी भाषाओं में आया। अंग्रेजी की अगर हम बात करें तो अंग्रेजी का जो शब्द है एलोपैथी, वो दरअसल ग्रीक के एलोस
एलोस मतलब होता है अन्य एवं पाथोस मतलब होता है पीड़ा। तो एलोस और पाथोस के निर्माण से बनी है, किसी अन्य की पीड़ा को समझने के हेतु। तो ये जो मेडिकल एटिमोलॉजी नामक कोश है, उसकी भूमिका में यह दिखाया गया है कि अंग्रेजी के मेडिकल संकेतित शब्दों में अधिकांश ग्रीक से भी उत्पन्न है। उसके साथ ही लैटिन, अरबी, फ्रेंच, इतालवी, फारसी, चीनी आदि भाषाओं के भी शब्द हैं अंग्रेजी में। इससे यह पता चलता है हमें कि अंग्रेजी की जो तकनीकी शब्दावली है वो शुद्ध अंग्रेजी की नहीं है, बल्कि अनेक भाषाओं के शब्द मूल रूप में या परिवर्तित रूप में उसमें शामिल। आज विज्ञान, तकनीकी और प्रौद्योगिकी का क्षेत्र बहुत व्यापक हो चुका है। नए नए क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी विकास के कारण नए नए पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग हो रहा है। मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर ऐसे शब्द हैं जिसने हमारी इस सदी को ही बदल दिया है और नए नए शब्द आए हैं। अतः नवीन अनुसंधान के ग्रंथों के अनुवाद में पारिभाषिक शब्दों के अनुवाद की समस्या उपस्थित होती है। इसके लिए नए पारिभाषिक शब्द गढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे समय में अनुवादक से सूझबूझ की अपेक्षा की जाती है। वह इसको गढ़ने के 2-3 तरीके होते हैं। नए नए पारिभाषिक शब्दों को या तकनीकी शब्दावलियों को बनाने के 2-3 तरीके होते हैं। दरअसल किसी भी भाषा में तकनीकी शब्दावली के निर्माण की एक पद्धति होती है। उदाहरण के लिए हिंदी भाषा में तकनीकी शब्द हैं उनके निर्माण अगर करना है तो हमें संस्कृत के व्युत्पत्ति सिद्धांत की सहायता से तकनीकी शब्द का निर्माण करना चाहिए। इसी प्रकार से यूरोपीय भाषा में अगर तकनीकी शब्दों का निर्माण करना है तो उसे ग्रीक या लैटिन भाषाओं से ग्रहण करना चाहिए। तकनीकी शब्दों की व्युत्पत्ति पर विचार करते हुए अनुवादविद डॉक्टर विश्वनाथ अय्यर कहते हैं कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दों का अनुवाद करते समय हमें सबसे पहले यह देखना चाहिए कि मूल ग्रंथ में जिस संज्ञा या संकल्पना का परिचय दिया जा रहा है वह हमारे देश के लिए पूर्व परिचित है कि नहीं। भारत में गणित, खगोल विज्ञान, आयुर्विज्ञान आदि विषय काफ़ी प्रौढ़ स्थिति में रहे हैं, अतः उनकी सांकेतिक शब्दावली और संकल्पनाएं संस्कृत ग्रंथों में मिलती हैं। उसी प्रकार से यूरोप की आधुनिक भाषाओं ने लैटिन एवं ग्रीक से बड़ी संख्या में तकनीकी शब्दावली ग्रहण की है। जैसे हम जानते हैं कि हमारे यहाँ सुश्रुत चरक ने चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अपूर्व काम किया था, बहुत पहले ही। जैसे अंग्रेजी में ऑपरेशन के लिए सर्जरी शब्द है और हिंदी में उसके लिए शल्य, तो हम सर्जरी के लिए बहुत ही आराम से शल्य चिकित्सा का प्रयोग कर सकते हैं, जो यहाँ के लिए काफ़ी जाना माना नाम है। मेडिकल के क्षेत्र में ध्यान ये रखना चाहिए कि जो जिस फील्ड की टर्मिनोलॉजी है, की पदावली है, उसी पदावली से संबंधित उसी से हिंदी में भी उसके शब्द को उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर उसी क्रम में ही चलाने की ज़रूरत है। जैसे मेडिकल चिकित्सा, मेडिसिन, यहाँ पर मेडिसिन के लिए हम शब्द देखते हैं कि चिकित्सा से संबंधित कोई शब्द नहीं है, नहीं ऐसा प्रयोग हमारे यहाँ नहीं मिलता है, न ही कोई शब्द बन सकता है। इसलिए हमने बाद में देश में प्रचलित एक शब्द दवा को अपनाया। लेकिन चिकित्सा, चिकित्सक, चिकित्सकीय, शल्य चिकित्सा किसी के साथ जोड़कर इस तरह से चिकित्सा से संबंधित हमने बहुत सारे शब्द बनाए। तो ये तरीका एक तो ये है कि किसी भी पारिभाषिक शब्दावली का हम ये देखें कि हमारी परंपरा में, हमारी भाषा में कोई शब्द
उसके अर्थ को द्योतित करने वाला है क्या। अगर कोई शब्द है तो हमें वही शब्द उसके लिए व्यवहार करना चाहिए। जैसे इंजीनियर, अब हमारे लिए एक शब्द था अभियंता, बहुत प्राचीन, तो हमने अभियंता शब्द को इस्तेमाल किया। दूसरा, हम ये देखते हैं कि उस शब्द को क्या हम हिंदीकरण कर सकते हैं, अर्थात जो अंग्रेजी का शब्द है उससे मिलता जुलता सरल हिंदी में कोई शब्द बना सकते हैं। कभी कभी उस शब्द को लेकर बनाते हैं, जैसे रेलगाड़ी हमने बना लिया। हमने टेक्निक को तकनीक बना लिया, हमने टेक्निक भी नहीं लिया, तकनीक ही ले ली। और एक तीसरा उपाय ये होता है कि जो नए नए पारिभाषिक या तकनीकी शब्दावलियाँ आती हैं, उनको अगर वह काफ़ी आसानी से प्रयोग की जा सकती हैं या उपयोग में लाई जा रही हैं बहुत द्वारा, तो हम उसको जस का तस अपना सकते हैं। जैसे कोरोना, कोविड, ये शब्दावलियाँ हमने जस का तस उसी रूप में अपना लिया, क्योंकि ये एक वैश्विक स्तर पे व्यापक इसकी समझ बन चुकी थी। तो इस तरह से हम पारिभाषिक या तकनीकी शब्दावली को दूसरी भाषा में, लक्ष्य भाषा में बनाते हैं या ग्रहण करते हैं, या उसको जो परंपरा से शब्द है उसके बरक्स रख देते हैं। वैज्ञानिक साहित्य, तकनीकी साहित्य या प्रौद्योगिकी साहित्य के अनुवाद में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मूल कथ्य का ध्यान रखना। अनुवादक हमेशा सही अर्थों में सच्चा अनुवादक तभी होता है जब वह मूल अर्थ से छेड़खानी न करे, अर्थात जो मूल अर्थ है। और विज्ञान के क्षेत्र में तो यह बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि विज्ञान जो आधारित होता है वह है तथ्यात्मक प्रामाणिकता। वो तथ्यात्मक प्रामाणिकता, उसको बार बार प्रमाणित किया जा सके, इस पर आधारित होना चाहिए। और इसीलिए उसके कथन में तथ्यात्मक प्रामाणिकता और दूसरे अर्थ पर उसके तकनीकी अर्थ को अच्छे ढंग से स्पष्ट होना चाहिए, जिससे लक्ष्य भाषा में उस वैज्ञानिक ज्ञान को हासिल करने वाले के समक्ष कोई समस्या न हो। तीसरी बात भाषा की सहजता है, अर्थात ऐसी भाषा हो जिसे पाठक आसानी से समझ सके। इस प्रकार हम संप्रेषण के स्तर पर अनुवाद में पहले तथ्यात्मक प्रामाणिकता, दूसरी स्पष्टता और तीसरी सहजता या सुपाठ्यता का ध्यान रखते हैं। इसमें इस प्रक्रिया को लेकर अनुवाद विशेषज्ञ और अनुवादक दोनों ने ही एक मत से यह बात की है कि सहजता या सुपाठ्यता होना चाहिए, अर्थात अनुवाद जैसा न लगे, यह स्थिति होनी चाहिए। एक प्रमुख अनुवाद विशेषज्ञ हुए हैं टी.एच. सेबरी। उन्होंने जो अच्छे अनुवाद की विशेषताओं का उल्लेख किया था, उनमें उन्होंने 3 बातों पर जोर दी थी। पहली, अनुवाद में मूल के सभी विचारों का समावेश होना चाहिए। दूसरी, अनुदित रचना में वैसी ही सहजता होनी चाहिए जैसे हम किसी मौलिक ग्रंथ में देखते हैं। और तीसरी, अनुवाद में मूल की शैली की झलक दिखाई देनी चाहिए। जिस प्रकार से रामचंद्र शुक्ल ने हैकल के सुप्रसिद्ध ग्रंथ रिडल्स ऑफ द यूनिवर्स का अनुवाद विश्व प्रपंच के नाम से किया, जिसको पढ़ने से ये नहीं लगता कि हम कोई अनुदित रचना पढ़ रहे हैं, भान होता है कि हम मौलिक रचना ही पढ़ रहे हैं। डॉक्टर जॉनसन प्रसिद्ध अनुवादक हैं, उन्होंने अनुवाद में भावार्थ के अंतरण को ही सर्वाधिक महत्व दिया है। यूनेस्को के अनुसार तकनीकी अनुवाद का मूलभूत सिद्धांत यह है कि अनुवाद विचारों या भावों का किया जाए, शब्दों का नहीं। वैज्ञानिक साहित्य के अनुवाद में यथार्थता और स्पष्टता का सर्वाधिक महत्व है। हम देखते हैं कि कई बार स्रोत भाषा के
शब्दों का लक्ष्य भाषा के शब्दों में समान अर्थ नहीं होता, या कई बार अलग अलग श्रुत भाषा के शब्द होते हैं लेकिन हिंदी में उसका एक ही तरह से प्रयोग होता है। तो ये सब समस्याएं हमेशा आती हैं एक अनुवादक के सामने कि पर्यायों का चयन किस प्रकार से करें। जैसे उदाहरण के रूप में कि एक शब्द है डेवलपमेंट और इवोल्यूशन। डेवलपमेंट और इवोल्यूशन हिंदी भाषा में दोनों से विकास का अर्थ ग्रहण किया जाता है, लेकिन जीव विज्ञान में जब हम देखेंगे तो इवोल्यूशन का अर्थ वहाँ भ्रूण विकास न हो करके, अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इवोल्यूशन भी परिवर्धन है और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहेंगे तो वो भी भ्रूण विकास न करके उसको भ्रूण परिवर्धन कहते हैं। तो इस प्रकार से अनुवादक के सामने कठिनाई उपस्थित होती है कि किस प्रकार से सही शब्द का निर्धारण वह करे। शब्द के बाद अनुवादक के लिए दूसरी महत्वपूर्ण समस्या होती है वाक्य की। वाक्य जो अर्थ को संधारित करता है, अर्थ को धारण करता है। वैज्ञानिक भाषा में सामान्यतः बड़े बड़े वाक्य नहीं होते हैं, छोटे छोटे वाक्य में बात कही रहती है जो बहुत ही सहज और बोधगम्य होते हैं, क्योंकि विज्ञान की जो भाषा है उसमें तथ्यों को छोटे छोटे वाक्यों में प्रस्तुत किए जाने की परंपरा है। वाक्य की संरचना भाषा के अनुसार भिन्न भिन्न होती है और वाक्य के अर्थ में शब्दों के संदर्भगत अर्थ के साथ साथ वाक्य की संरचना का अर्थ भी सम्मिलित रहता है। इसीलिए उस अर्थ को देने के लिए उस मूल भाषा की, लक्ष्य भाषा की संरचना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी वजह से अनुवाद में तमाम समस्याओं को देखते हुए कुछ सामान्य सिद्धांत स्वीकृत किए गए, क्योंकि विकसित देशों में तो देशों की भाषाओं में तकनीकी शब्दों का प्रचुर प्रयोग मिलता है। बहुत उन्नत है वहाँ पे भाषाओं का अधिक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, जिसके इतने ज़्यादा पर्याय हैं कि उनका प्रयोग अनुवादक आसानी से कर लेता है। लेकिन विकासशील देशों की भाषाओं में विज्ञान, तकनीकी, प्रौद्योगिकी इतनी विकसित नहीं है, इसीलिए उसकी शब्दावलियाँ भी बहुत सीमित हैं। वहाँ पर अनुवादकों को अनुवाद करने में बहुत कठिनाई होती है। इसीलिए जो सामान्यतः सिद्धांत स्वीकृत किए गए वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी शब्द संज्ञाओं को केवल लिप्यंतरण करके भाषा में लाया जाए। जो पद हैं प्रमुख वो लिप्यंतरण कर लिए जाएं उनके। दूसरा, ऐसे चिन्ह जिनको अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेखन में स्वीकार किया गया है उनको ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया जाए। तीसरा, तकनीकी शब्दों को अन्य भाषाओं में अनुकूलन करते समय लक्ष्य भाषा की प्रकृति के अनुसार ग्रहण किए जाए, मनमाने तौर पे नहीं। चौथा बिंदु है कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी सामग्री के लोकप्रिय प्रस्तुतिकरण में लक्ष्य भाषा में उनके लिए प्रचलित अर्ध तकनीकी शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। आधुनिक विज्ञान के पांचवा बिंदु है कि आधुनिक विज्ञान के अनुवाद में शब्दों की संरचना में देसी विदेशी उपसर्ग और प्रत्ययों का प्रयोग करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में भ्रमजनक और ढीली भाषा का प्रयोग करके अर्थबोध में व्यवधान उपस्थित नहीं होने देना चाहिए। अंतिम और छठवां बिंदु, साहित्य की भाषा में अर्थ की संभावना होती है, जबकि वैज्ञानिक भाषा में शब्दार्थ स्पष्ट होना चाहिए ताकि उससे उचित परिप्रेक्ष्य में, उचित संदर्भ में भाव का बोध हो सके। पारिभाषिक तकनीकी शब्दों के
अनुवाद के साथ एक विशेष बात ध्यान देने की है कि स्रोत भाषा में जो प्रायः अंग्रेजी या स्पेनिश, फ्रेंच रहते हैं के शब्दावलियाँ हैं, उनमें संक्षिप्त तकनीकी शब्दों का भंडार भरमार है। जैसे यूएनओ, नाटो, डब्ल्यूएचओ। हिंदी में भी हम जब अनुवाद इन ऐसे संक्षिप्तिकी के शब्दों का करते हैं तो प्रायः यूएनओ, नाटो देवनागरी, डब्ल्यूएचओ देवनागरी रूप में ही प्रस्तुत कर देते हैं। उसके लिए हम प्रायः नए शब्द नहीं गढ़ते हैं और यह काफ़ी प्रचलित है, इसका प्रयोग किया जाता है और शब्दकोशों में भी इसी तरीके से इसका जिक्र आता है, इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं होती है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जब किसी पारिभाषिक तकनीकी शब्द का पर्याय किसी भाषा में नहीं मिलता, तब हम मूल भाषा के पारिभाषिक तकनीकी शब्द को ही स्वीकार करें। मूल पाठ के तकनीकी शब्द को दो प्रकार से ग्रहण करें। प्रथमतः तो हम सीधे मूल तकनीकी शब्द को उसके मूल उच्चारण के साथ ही स्वीकार कर लें। दूसरा तरीका यह भी होता है कि मूल पाठ के पारिभाषिक तकनीकी शब्द की वर्तनी और उच्चारण को अपनी भाषा की प्रकृति के अनुसार परिवर्तित कर लिया जाए। विश्व में आजकल जो नए नए आविष्कार और सिद्धांत का निर्धारण हो रहा है, उसमें गठित नवीन तकनीकी शब्दों को संसार की समस्त भाषाओं ने पर्याय के अभाव में उसी रूप में स्वीकार कर लिया है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये अनुसंधान और सिद्धांत किसी भी भाषा में लिपिबद्ध हुए हों, उनमें प्रयुक्त नवीन तकनीकी शब्दों को अन्य भाषा में अनुवाद करते समय उनको ज्यों का त्यों ही स्वीकार कर लिया गया अथवा उन शब्दों का अनुकूलन कर लिया गया। जैसे कि हॉस्पिटल का अस्पताल कर लिया गया अनुकूलन, बाइसिकल का साइकिल कर लिया गया। इस तरह से हमने अनुकूलन की परंपरा शुरू की। पाठ्यक्रमों में भी विज्ञान, तकनीकी और प्रौद्योगिकी बहुत ज़्यादा व्यवहृत किए जाते हैं। स्कूल, विद्यालय स्तर से लेके महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर हमें अधिक से अधिक इस क्षेत्र के अनुवाद पर महत्व देकर इसकी एक समृद्ध और सुव्यवस्थित परंपरा बनानी चाहिए, ताकि हम अधिक से अधिक शब्दों का तत्क्षण या समय शीघ्रता से समय रहते ही हम अनुवाद कर लें और अपनी भाषा में उस ज्ञान विज्ञान को संप्रेषित कर सकें। हम देखते हैं कि विकसित भाषाएं संसार की प्रत्येक नवीन अनुसंधान का अपनी भाषा में अनुवाद उपलब्ध कराती हैं। हर अच्छी वैज्ञानिक और तकनीकी रचना का अनुवाद विकसित भाषाएं तत्काल उपलब्ध करा देती हैं। ऐसे अनुवाद के लिए अनुवाद वैज्ञानिकों का पूरा दल लगा रहता है, जबकि हमारे देश में हिंदी भाषा में या अन्य प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद करने में वैज्ञानिक शब्दावलियों का हम लोग अभी भी बहुत ही पीछे हैं। इसकी कोई एक व्यवस्थित और महत्वपूर्ण संस्थागत तरीका नहीं बन पाया है, जिसकी आज बहुत ही ज़रूरत है। इंटरनेट के प्रसार से और भी संचार के नए नए माध्यमों के द्वारा आज विश्व में फिर भी भारत बहुत सारे भाषाओं के शब्दों को, वैज्ञानिक अवधारणाओं को हिंदी में प्रस्तुत करने में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद। इस विषय को समझने के लिए प्रौद्योगिकी और विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में अनुवाद की भूमिका के बारे में और ज्ञानार्जन करने के लिए आप डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित पुस्तक अनुवाद विज्ञान सिद्धांत और अनुप्रयोग, जो हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रकाशित है, का अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही डॉक्टर सर्वेश पांडे द्वारा लिखी एक पुस्तक अनुवाद एक परिचय
जो देवश्री प्रकाशन से प्रकाशित है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।